Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Biology with Jagati. So in this video we are going to deal about brain in vertebrates. देखिए वैसे तो ये टॉपिक है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ब्रेन इन वर्टिब्रेट्स, क्योंकि हम सिर्फ एक वीडियो में किसी एक ही वर्टिब्रेट के ब्रेन के बारे में डील करेंगे। ऐसा इसलिए ताकि हम थोड़ा डिटेलिंग में जा सकें उस ब्रेन के स्टडी को लेकर के और थोड़ा बोरियत भी ना हो। ओके, तो वहां पे स्विच करने से पहले आपका हम सबसे पहले ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ब्रेन के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी है हमने, थोड़ा सा बस कुछ टर्म्स ताकि जो आगे यूज हो रहे हैं वो हमारे लिए नए ना हो, इसीलिए मैंने थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं या स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इसमें रखी है। ओके, स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अ स्ट्रक्चर डेवलप दैट इज न्यूरल प्लेट विच इज ऑफ एक्टोडर्मल ऑरिजिन। जब एम्ब्रियोजेनेसिस हो रही होती है, जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा होता है, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा होता है, उस टाइम पे एक्टोडर्म से, जो कि एक लेयर है, उससे एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे न्यूरल प्लेट कहते हैं। सीक्वेंस जोड़ते हुए चलेगा, ठीक है। ये जो न्यूरल प्लेट है इसमें कुछ चेंजेस होते हैं और इस चेंजेस की वजह से ये एक स्ट्रक्चर में बनता है जिसे न्यूरल ट्यूब कहते हैं। तो हुआ क्या है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, जो एक्टोडर्म लेयर थी, उस एक्टोडर्म लेयर से बना एक स्ट्रक्चर जिसे हमने न्यूरल प्लेट कहा। तो ये प्लेट जैसा कुछ स्ट्रक्चर है। ये प्लेट फर्दर जब आगे डेवलपमेंट के दौरान इसमें कुछ चेंजेस होते हैं और ये बना देता है न्यूरल ट्यूब। तो जो प्लेट थी अब वो प्लेट ना रह के कुछ ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बन गया है। तो अभी मान लीजिए सपोज दिस इज अ प्लेट और अब ये बन गया आपका ऐसा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर। इस ट्यूब का एक एंटीरियर पोर्शन होगा और एक पोस्टीरियर पोर्शन होगा। एंटीरियर आगे वाला पोर्शन, पोस्टीरियर पीछे वाला पोर्शन। जो जो एंटीरियर पार्ट होता है इस न्यूरल ट्यूब का वो थिक हो जाता है और नोन एज एम्ब्रियोनिक ब्रेन, मतलब ब्रेन न्यूरल ट्यूब के इंटीरियर पार्ट में डेवलप होता है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि एक न्यूरल प्लेट होती है जो एक्टोडर्मल ओरिजिन की है, जिससे न्यूरल ट्यूब बनेगा। उस न्यूरल ट्यूब के इंटीरियर वाले पोर्शन में, आगे वाले पोर्शन में जो पोर्शन है वो थिक होता है और उस वो बनाता है एम्ब्रियोनिक ब्रेन, जिसे इंसेफेलॉन भी कहा जाता है। When this encephalon undergo growth and differentiation, जब इस encephalon में ग्रोथ होगी, डिफरेंशिएशन की प्रोसेस होगी, उससे तीन पार्ट बनेंगे, जिसे आप जनरली नॉर्मल भाषा में फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन कहते हैं। लेकिन ये देखिए ना, एनसेफेलॉन एनसेफेलॉन आ रहा है, तो दैट इज प्रोजेंसेफेलॉन, मेजेंसेफेलॉन, रोम्बिनसेफेलॉन। जो प्रोजेंसेफेलॉन है फोर ब्रेन बनेगा, मेजेंसेफेलॉन मिड ब्रेन बनेगा, रोम्बिनसेफेलॉन हाइंड ब्रेन बनेगा। ओके, क्योंकि इंसेफ्लॉन का मतलब क्या है, एम्ब्रियोनिक ब्रेन। इन लोअर वर्टिब्रेट्स द ब्रेन इज ट्यूबुलर। जो लोअर वर्टिब्रेट्स है उसमें ब्रेन ट्यूब शेप का होता है एंड रिजेंबल्स एन अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ ब्रेन इन हायर वर्टिब्रेट्स, और रिजेंबल करता है हायर वर्टिब्रेट्स के ब्रेन के स्टार्टिंग वाले स्टेजेस थे। Although the brain of higher vertebrae undergo considerable modification during embryonic development, these three reasons are still discernible. हालांकि बहुत सारे मॉडिफिकेशन आते हैं जब लोअर वर्टिब्रेट से हायर वर्टिब्रेट्स में आप जाएंगे, तो देर आर मेनी डिफरेंसेस, आप उनके स्ट्रक्चर में, उनके शेप में डिफरेंसेस देखेंगे। लेकिन ये जो तीन पार्ट है, कौन कौन से, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ये सब में है। ठीक है, अभी आप यहाँ देखिए, ये थी जो एक्टोडर्म से बना एक, एक्टोडर्म से क्या बना, एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, जिसे क्या कहा गया, न्यूरल एक्टोडर्म। ये इसमें इस तरीके से फोल्डिंग होती है, आप देख पा रहे हैं, और यही फोल्डिंग आगे चल के क्या बनाती है, ऐसे न्यूरल ट्यूब बनाती है। ये दिख रहा है आपको न्यूरल ट्यूब। इस न्यूरल ट्यूब का जो आगे इंटीरियर वाला पोर्शन है, अगर मैं इसी न्यूरल ट्यूब को यहाँ पे दिखाऊं, तो ये न्यूरल ट्यूब है, इसका ये एंटीरियर पोर्शन है। एंटीरियर पोर्शन पे क्या होंगे, स्ट्रक्चर्स बनेंगे और क्या होगा, ब्रेन का फॉर्मेशन होगा। ये देखिए प्रोजेंसेफ्लॉन, ये मेसेंसेफ्लॉन, ये रोम्बेंसेफ्लॉन। तो अभी आपको पता है कि ब्रेन जिस स्ट्रक्चर की बात कह रहे हैं वो एक्टोडर्मल ओरिजिन का है। क्यों? क्योंकि वो जिससे बना है दैट इज न्यूरल प्लेट, इट इज ऑफ एक्टोडर्म। न्यूरल प्लेट के बाद न्यूरल ट्यूब बना, और न्यूरल ट्यूब के बाद क्या बना है आपका, हाँ, ब्रेन बना है। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये आ गया एनसेफ्लॉन, जिसे एम्ब्रियोनिक ब्रेन बोला जाता है। तीन पार्ट्स बनेंगे, प्रोजेंसेफ्लॉन, मेसेंसेफ्लॉन, रोम्बेंसेफ्लॉन। यही आगे चल के फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन करके जाने जाते हैं। प्रोजेंसेफ्लॉन में जनरली दो आपके पास देखिए क्या डिविजन्स है, टेलेंसेफ्लॉन और डायंसेफ्लॉन। और रोम्बेंसेफ्लॉन में मेटासेफ्लॉन और माइलेंसेफ्लॉन। ओके, यहाँ देखिए जो टेलेंसेफ्लॉन है उसमें आगे चल के सेरिब्रल हेमिस्फीयर वहां पे उस रीजन में अराइज होंगे।
ये कुछ कॉमन नॉलेज है, आपको पता होना चाहिए कि जो टेलेनसेफ्लॉन वाला रीजन है वहां से सेरिब्रल हेमिस्फीयर आएंगे। डायनसेफ्लॉन में एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस रीजन जो होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये वर्ड्स नहीं तो नहीं है, जब हमने ह्यूमन ब्रेन पढ़ा है तो हमें पता है कि थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस का तो हम आपका एंडोक्राइन सिस्टम भी पढ़ते हैं, हॉर्मोन्स का, राइट। जो मेसेनसेफ्लॉन है उस रीजन में आपके ऑप्टिक लोब पाए जाएंगे, और मेसेनसेफ्लॉन जिसे मिड ब्रेन कहते हैं वो ब्रेन स्टेम का एक पार्ट बनता है। मेटासेफ्लॉन आपका सेरिबेलम और पोन्स वाला रीजन आ जाएगा, और माइलिनसेफ्लॉन में मेड्यूला ऑब्लंगेटा ये स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो ये इन जनरल था, किसी स्पेसिफिक को लेके नहीं, ये जनरल सा डिवीजन सॉरी नॉलेज है। ओके, सबसे पहले हम साइक्लोस्टोम्स में क्या पढ़ेंगे, ब्रेन पढ़ेंगे। ओके, अब साइक्लोस्टोम्स होते क्या है, फिर ही तो उनके ब्रेन पे जाएंगे। तो पहले पढ़ते हैं कि साइक्लोस्टोम्स क्या है, और फिर जाएंगे उनके ब्रेन्स पे। तो साइक्लोस्टोम्स हैं आपके जॉलेस वर्टिब्रेट्स, ऐसे वर्टिब्रेट्स जिनमें जॉ नहीं है। अगर आप इसका देख रहे हैं, माउथ देखिए, सकिंग माउथ होता है इनका, जॉ जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता। देयर बॉडी इज स्लेंडर एंड विदाउट स्केल। अगर आप इसका बॉडी देखिए, सिलेंड्रिकल है और इसमें कोई भी स्केल्स आपको देखने नहीं मिलेगी। दे हैव कार्टिलेजिनियस स्कल। इनका जो स्कल है वो कार्टिलेज का बना होगा। कंसिस्ट ऑफ, इसमें सिर्फ दो ही आते हैं आपके, दैट इज लैम्प्रे एंड हैगफिश। साइक्लोस्टोम में आपको दो ही में देखने मिलेंगे, लैम्प्रेज मिलेंगे या हैगफिश मिलेंगे। साइक्लोस्टोम्स आर इंपॉर्टेंट मॉडल ऑर्गेनिजम्स हैं, ये इंपॉर्टेंट मॉडल ऑर्गेनिज्म है फॉर अंडरस्टैंडिंग अर्ली वर्टिब्रेट इवोल्यूशन, एज दे आर मोस्ट डिस्टेंटली रिलेटेड टू द जॉड इवोल्यूशन। तो जो जॉ वर्टिब्रेट्स हैं, ऐसे वर्टिब्रेट्स जिनमें जॉ है, और उनसे मतलब, क्योंकि ये आपका क्या है ना, कंपैरेटिव बेसिस पे स्टडी करने के लिए अच्छा है, क्योंकि दीज आर द अर्ली वर्टिब्रेट्स। तो यहाँ से वहां तक इवोल्यूशन के दौरान क्या क्या चेंजेस हुए वो पढ़ने के लिए इस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इन्हें एक इम्पोर्टेंट मॉडल ऑर्गेनिज्म कंसिडर किया गया है। Although lamprey and hagfish belong to the same group, ये सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनमें बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस देखे गए हैं इनके अडल्ट ब्रेन में। हम पूरे स्ट्रक्चर्स को लेके बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ब्रेन पे बात करेंगे। और साइक्लोस्टोम में भी जो मैं डिटेलिंग में आपको ब्रेन पढ़ाने वाली हूँ, दैट इज अबाउट लैम्प्रे। मैं आपको किसका ब्रेन पढ़ाऊंगी, लैम्प्रे का। ओके, देखिए चलिए, ये है। ओके, ये साइक्लोस्टोम्स के ब्रेन को लेकर के ये जो इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे इन जनरल साइक्लोस्टोम्स क्या है, जॉलेस वर्टिब्रेट्स है। और आपके स्टार्टिंग जो आपके प्रिमिटिव है या अर्ली वर्टिब्रेट्स कहा जाए जिन्हें, वो सही है। इनका बॉडी सिलेंडर होता है, कोई स्केल्स नहीं होती हैं। इनमें लैम्प्रे और आपकी हैगफिश आती हैं। इसके अलावा जो ब्रेन है उन दोनों में, दोनों ही अडल्ट, लैम्प्रे और हैगफिश के जो ब्रेन है अडल्ट ब्रेन में, उनमें डिफरेंसेस देखे गए हैं। इसके अलावा यहाँ है ब्रेन का इंफॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि ये प्रिमिटिव क्रेनिएट्स हैं। इनका जो ब्रेन है वो ओके, ये प्रिमिटिव क्रेनिएट्स हैं। ओके, इनका जो ब्रेन है वो तीन पार्ट्स में, अगेन क्योंकि हमने पढ़ा था कि कितना ही आपका मॉडिफिकेशन हो जाए, कितना ही डेवलपमेंट हो जाए, ये तो तीन रीजन आपको, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ये आपको हर उसमें मिलेंगे। तो इनका जो ब्रेन है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन में। Have distinguishable cerebral hemisphere and olfactory bulb in forebrain region। forebrain region में olfactory bulb और क्या मिलेगा, cerebral hemisphere। अगर आपको ये वाला टेबल याद हो, तो forebrain ये वाला जो रीजन होता है, यही तो आपने यहाँ देखा था ना, सेरिब्रल हेमिस्फीयर में। ठीक है, प्लस इसमें ऑल्फैक्टरी लोब भी होते हैं। अभी हम और फर्दर अभी आगे जब डिटेलिंग में देखेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगी। उसके अलावा ये नॉलेज भी आपको मिल सकती है बाद में। तो यहाँ से चलिए स्टार्ट करते हैं साइक्लोस्टोम्स के। जो आपका लैम्प्रे है उसके सिर्फ ब्रेन को लेते हैं। ओके, लैम्प्रे, हम लैम्प्रे से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहला पार्ट टेलेनसेफ्लॉन, यहाँ से पढ़ते हुए चलिए। टेलेनसेफ्लॉन क्या था, ये वाला पोर्शन है, राइट, जो कि आगे चल के सेरिब्रल हेमिस्फीयर जिसमें अराइज होते हैं, जिस रीजन में। तो टेलेनसेफ्लॉन, इसमें तीन मेन पार्ट्स हैं। ऑल्फैक्टरी बल्ब आ जाएंगे, सेरिब्रल हेमिस्फीयर आ जाएगा, और टेलेनसेफ्लॉन मीडियन आ जाएंगे। अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे तो ये आपको ऑल्फैक्टरी बल्ब दिख रहा है, ये छोटा पोर्शन सेरिब्रम है। ओके, और टेलेनसेफ्लॉन मीडियम है, जो इस डायग्राम में इस तरीके से भी नहीं दिखाया जा रहा है। ये तीन पोर्शन आपके टेलेनसेफ्लॉन में आएंगे, ठीक है। इसके अलावा द टेलेनसेफ्लॉन इनकम्पसेस टू प्रिंसिपल सब डिवीजन। इनमें दो प्रिंसिपल सब डिवीजन है, एक है पेलियम, दूसरा वेंट्रल टेलेनसेफ्लॉन, जिसे सब पेलियम कहा जाता है। अब ये पेलियम या फिर सब पेलियम क्या है, जो पेलियम है, इट इज द कॉर्टिकल होमोलॉग इन लैम्प्रे। ह्यूमन ब्रेन में आपने कॉर्टेक्स सुना होगा,
इतना आइडिया नहीं भी होगा तो फिर भी आपने कॉर्टेक्स सुना होगा कि कॉर्टेक्स एक रीजन होता है। कॉर्टेक्स आपका थिंकिंग, रीजनिंग, इस तरीके की इन चीजों के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ह्यूमन ब्रेन में तो हमारा कॉर्टेक्स है, लेकिन यही इसी का होमोलोगस क्या है लैम्प्रे में, पेलियम। द डोर्सल पार्ट ऑफ पेलियम, पेलियम सपोज मान लीजिए दिस इज फॉर सपोज मैं डोर्सल और वेंट्रल बताना चाह रही हूँ। तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, ये डोर्सल हो गया, और नीचे वाला साइड रहता है वेंट्रल। तो जो डोर्सल पार्ट है पेलियम का, वहां पे क्या क्या कंटेन करता है, मोटर, विजुअल एंड सोमेटोसेंसरी एरिया। मोटर एरिया जो आपके बॉडी मूवमेंट से, कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड होता है, विजुअल आपके देखने से, और सोमेटोसेंसरी आपके टैक्टाइल से, सेंसेस से, इनसे रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो पेलियम वाला पोर्शन है वो क्या क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वहां पे कोऑर्डिनेशन होगा, बॉडी का मूवमेंट होगा, विजुअल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और सेंसरी ऑर्गन सेंसेस के लिए वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। इसी के पास जो वेंट्रल पार्ट है पेलियम का, उसमें ऑल्फैक्टरी एरिया होता है। तो जो ऑल्फैक्टरी एरिया है वो किस कहाँ पे है आपका, पेलियम के कौन से पार्ट में, वेंट्रल साइड में। अगर आप इसे ऐसे देख पाए तो ये देखिए ना, ये ऐसे तिरछे में है, और ये पोर्शन आपको कैसा दिखाया गया है, इस तरीके से रख के दिखाया गया है। नाउ वेंट्रल पार्ट ऑफ पेलियम विच फॉर्म द ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स। अगर आप देखते हैं ना, पेलियम के लिए कैसा वर्ड यूज कर रहे हैं, कॉर्टेक्स। इसको मोटर कॉर्टेक्स बोल देंगे, विजुअल कॉर्टेक्स एरिया, सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स एरिया। तो क्योंकि पेलियम इज होमोलॉग ऑफ कॉर्टेक्स, ओके। करस्पॉन्डिंग टू द पेरिफॉर्म कॉर्टेक्स ऑफ मैमल्स, ये किसके करस्पॉन्डिंग है, पेरिफॉर्म कॉर्टेक्स, मतलब मैमल्स में जो काम पेरिफॉर्म कॉर्टेक्स करता है, वो ये काम यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स कर रहा है, जो कि पेलियम के वेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट है। अब तो क्या है देखिए, क्या था आपका यहाँ पे, पेलियम था सब डिवीजन। पेलियम को हमने क्या कहा, होमोलोगस किसके कहा, कॉर्टेक्स के कहा। इसके जो डोर्सल साइड में है, वहां पे आपको मोटर एरिया मिल रहा है, विजुअल एरिया मिल रहा है, और सोमेटो सेंसरी एरिया मिल रहा है। जबकि इसके वेंट्रल पार्ट में आपको ऑल्फैक्टरी एरिया मिल रहा है। और ये एरिया जो ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स है लैम्प्रे में, जो कि पेलियम रीजन में, पेलियम के भी वेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट है, वो मैमल्स के पेरिफॉर्म कॉर्टेक्स से क्या रखता है, करस्पॉन्डिंग है उसके, ओके। नाउ olfactory bulbs of these animals are larger than their cerebral hemisphere। अब अगर आप देखेंगे तो इनके olfactory bulb का एरिया पोर्शन देखिए, और इनके cerebral hemisphere देखिए, तो क्या है, बहुत छोटे हैं। cerebral hemisphere वही बताया गया है, both olfactory lobes and cerebral are hollow, ये अंदर से खाली होते हैं। अंदर से क्या होता है, खाली होता है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको ये वाला पॉइंट समझाना चाहूंगी, ब्रेन में ना वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। ये वेंट्रिकल्स क्या है, इसको देख लेते हैं, तभी हमें ये जो नेक्स्ट लाइन है वो समझ में आएगी। वेंट्रिकल्स ब्रेन की कैविटीज होती है। ब्रेन के अंदर कैविटीज जो हैं उन्हें वेंट्रिकल्स कहा जाता है। और ये वेंट्रिकल की कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है, इन कैविटीज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि इनमें सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रोड्यूस होता है और स्टोर होता है। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगा किसी भी शॉक से। ठीक है, कोई भी कभी झटके वगैरह लगता है तो ब्रेन डैमेज ना हो, इसलिए क्या करता है, ब्रेन को वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो दिस फ्लूइड, ये जो फ्लूइड है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये आपके ब्रेन और आपके स्पाइनल कॉर्ड को क्या करेगा, सराउंड करेगा। जो सेरिब्रो वर्ड है वो ब्रेन के लिए यूज किया गया है, स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड के लिए। कुशनिंग दैम एंड प्रोटेक्टिंग दैम फ्रॉम द ट्रॉमा, उन्हें बचाता है, प्रोटेक्शन करता है। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग द वेस्ट, वेस्ट रिमूव करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, प्लस आपके ब्रेन को न्यूट्रिएंट्स देने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो अभी हमें ये पता है कि ह्यूमन ब्रेन के अंदर, अगर सॉरी ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स की बात हो रही है, तो वेंट्रिकल्स क्या है, दीज आर द एम्प्टी कैविटीज, खाली कैविटीज है जिसके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। ठीक है, अब ये पॉइंट पढ़ते हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा कि ऑल्फैक्टरी जो लोब है और जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, वो दोनों ही अंदर से हॉलो होते हैं। अब वो हॉलो होते हैं तो उनके हॉलो है तो कैविटी है, कैविटी मतलब वेंट्रिकल्स। इनके जो वेंट्रिकल्स हैं वो डायनसेफ्लॉन के वेंट्रिकल्स से कनेक्टेड होते हैं इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन के थ्रू। तो अगर आप देख रहे हैं टेलेनसेफ्लॉन के अंदर दो पार्ट पढ़े हमने, सेरिब्रल हेमिस्फीयर भी यहाँ पढ़ा, और आपका ऑल्फैक्टरी लोब भी यहाँ पढ़ा। इस इन दोनों का कनेक्शन किसके साथ आ गया, यहाँ पे, क्योंकि तीनों अंदर से खाली है तो कनेक्ट हो गए, और जो कनेक्ट कर रहा है वो इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन है ना।
A number of neural appendages arise from डायंसेफ्लॉन. जो डायंसेफ्लॉन वाला रीजन है उससे बहुत सारे न्यूरल अपेंडेजेस निकलते हैं. वेंट्रोलेटरल साइड से अगर देखा जाए तो ऑप्टिक नर्व्स निकलती हैं जो कि लेटरल आइज से जाके जुड़ जाती हैं. लेटरल आइज अगर आप यहाँ पे देखें, इसकी आंखें देख रहे हैं, इनकी आंखों का पोजीशन ऐसे साइड में, इसकी आइज यहाँ यहाँ इस साइड में, तो ये लेटरल आइज है. तो यहाँ डायंसेफ्लॉन वाला रीजन होगा, यहाँ से ऐसे ऑप्टिक नर्व निकल करके कहाँ कनेक्ट हो जाएंगी, आइज में. ये बस डायग्रामेटिकली मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ. ओके ओके यस. उसके बाद अ नंबर ऑफ न्यूरल अपेंडेजेस अराइज फ्रॉम डायंसेफ्लॉन. फ्रॉम वेंट्रोलेटरल रीजन डायंसेफ्लॉन से ऑप्टिक नर्व्स निकलती हैं जो कि लेटरल आइज में जाती हैं. डॉर्सल साइड पे एक स्ट्रक्चर है जिसे हेबेन्यूला कहते हैं. हेबेन्यूला अटैच होता है पीनियल ग्लैंड से. डॉर्सल साइड पे पीनियल ग्लैंड है तो डायंसेफ्लॉन के वेंट्रल साइड पे क्या है, पिट्यूटरी है. अच्छा, क्या पढ़े हम, सारा एक साथ इकट्ठा कर लें. ओके वेट, सीरीज में कनेक्ट कर लेते हैं. ठीक है, ठीक है. हमने पढ़ा, देखिए प्रोसेफ्लॉन में पहले हमने टेलेंसेफ्लॉन पढ़ा. जिसमें हमने दो पार्ट्स पढ़े. हमने ऑल्फैक्टरी लोब पढ़ा और सेरिब्रल हेमिस्फीयर पढ़ा. ऑल्फैक्टरी लोब का साइज लार्ज होता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर स्मॉल होता है. इसके अलावा हमने इसमें दो सब डिवीजन पढ़े, पेलियम पढ़ा और सब पेलियम पढ़ा. पेलियम आपका डॉर्सल साइड पे होता है, जो वेंट्रल साइड पे है दैट इज सब पेलियम. तो जो पेलियम है वो आप, ये जो पेलियम है ये आपका किसके होमोलॉग है, कॉर्टेक्स के होमोलॉग है. कॉर्टेक्स आपका थिंकिंग रीजनिंग ये वाला फंक्शन करता है ह्यूमन ब्रेन में. ओके, ये जो पेलियम है डॉर्सल साइड पे, उसमें कौन कौन से एरिया होंगे, मोटर एरिया है, विजुअल एरिया है और सोमेटो सेंसरी एरिया है. वहीं वेंट्रल साइड पे क्या है आपका, ऑल्फैक्टरी एरिया, जो कि मैमल्स में पिरिफॉर्म कॉर्टेक्स के करस्पॉन्डिंग होता है. ओके, इसके बाद इसके बाद कंटिन्यूटी में, क्योंकि टेलेंसेफ्लॉन के बाद अगर मान लीजिए ये वाला रीजन टेलेंसेफ्लॉन है तो उसके बाद वाला रीजन डायंस, ये टेलेंसेफ्लॉन हो गया, ये डायंसेफ्लॉन हो गया. तो यहाँ ऑल्फैक्टरी लोब पढ़ लिए, यहाँ सेरिब्रल हेमिस्फीयर पढ़ लिया, ये डायंसेफ्लॉन वाला रीजन आ गया. तो यहाँ पे क्योंकि ये दोनों ही क्या, सेरिब्रल जो सेरिब्रम है और आपके ऑल्फैक्टरी है, ये दोनों ही क्या होते हैं, हॉलो है. हॉलो है तो इनकी जो कैविटी है उन कैविटीज को क्या कहा जाता है, इनकी जो कैविटीज उन्हें कहा जाता है वेंट्रिकल्स. तो यहाँ से जो ये कैविटी होती है, इसकी कैविटी है, इसकी डायंसेफ्लॉन की कैविटी के साथ जुड़ जाएगी. इस वेंट्रिकल के अंदर क्या होता है, इन वेंट्रिकल के अंदर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है. कैसे होता है मैं भी बताऊंगी. ओके, ये डायंसेफ्लॉन वाला रीजन था. आई थिंक हमने इतना ही कवर करा था, कुछ और बचा है. ओके, इसके अलावा यस, जो डायंसेफ्लॉन वाला रीजन है, डायंसेफ्लॉन वाले रीजन में क्या प्रेजेंट था आपका, ओके, ये था डायंसेफ्लॉन. अब ये डायंसेफ्लॉन पे आ गए. ठीक है, चलिए. डायंसेफ्लॉन पे क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे डायंसेफ्लॉन इस तरीके से बनाऊं, डायंसेफ्लॉन में क्या होता है, इसमें आपके ऐसे लेटरल साइड से लेटरल अपेंडेजेस निकलते हैं जो साइड में लेटरल लाइट को जाएंगे, ऑप्टिक नर्व निकलेंगी. ओके, उसके अलावा डॉर्सल साइड पे कैसा स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे हैबेन्यूला. डॉर्सल साइड पे क्या स्ट्रक्चर होगा, हैबेन्यूला. और इस हैबेन्यूला से क्या अटैच निकलती है, पीनियल ग्लैंड निकलती है. अगर डॉर्सल साइड पे पीनियल ग्लैंड है तो वेंट्रल साइड पे क्या आ जाती है इसमें, पिट्यूटरी. अच्छा, एक बात बताइए, अगर पिट्यूटरी है तो वहां पे थैलेमस हाइपोथैलेमस वाला रीजन होगा, क्योंकि हाइपोथैलेमस से ही अराइज होती है पिट्यूटरी. हाइपोथैलेमस आगे थोड़ा सा इंक्रीज करता है, अगर आपको ह्यूमन ब्रेन में याद हो तो, और फिर क्या बनाता है, इस तरीके से पिट्यूटरी बनाता है. राइट, चलिए, ये हो गया इसके पॉइंट. आगे देखते हैं. नेक्स्ट. ओके, चलिए.
उसके बाद आता है मेसेंसिफ्लॉन, जिसमें ऑप्टिक लोब्स होंगे और क्रिक्यूरा सेरिब्रई, ठीक है। फिर आता है आपका रोम्बिनसेफ्लॉन, जिसमें सेरिब्लम है और मेड्यूला ऑब्लिंगेटा है। जो सेरिबेलम है, देखिए उसका मेन फंक्शन बैलेंसिंग में होता है, लेकिन यहाँ पे इनमें अगर आप सेरिब्रम देखेंगे लैम्प्रे में तो इतना वेल डेवलप्ड नहीं होता, क्योंकि इनको ना ज्यादा बैलेंसिंग की जरूरत ही नहीं है। इनका माउथ देख रहे हैं आप, सकिंग टाइप का माउथ है, तो ये क्या करते हैं, जनरली एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। ये जनरली क्या होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट से क्या मतलब है कि जो बाहर से बॉडी पे बाहर से किसी के क्या करेंगे, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के थ्रू अपना पूरा करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, अनडिफरेंशिएटेड होता है और प्लेट लाइक होता है, और इसका रीजन यही होता है, रीजन ये होता है क्योंकि ये पैरासाइटिक अडेप्टेशंस के होते हैं, इसीलिए इनमें कोई इनको बैलेंसिंग का तो नीड है नहीं। दूसरे पे इन्होंने सक कर लेना है, उनका ब्लड उनके थ्रू लेना, उन्हीं पे चिपके रहते हैं इस तरीके से, इसीलिए इनका सेरिबेलम क्या होता है, उतना वेल डेवलप नहीं होता। लेकिन इनमें मेड्यूला ऑब्लांगेटा फुली डेवलप पाया गया है। अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे ना, ये जो प्लेट लाइक खाली दिख रहा है आपको थोड़ा सा पोर्शन, दिस इज व्हाट सेरिबेलम, जबकि मेड्यूला ऑब्लांगेटा ये पूरा नीचे वाला पोर्शन है, ये वेल डेवलप्ड, और यहाँ पे ये थोड़े से पोर्शन में क्या रहता है, सेरिबेलम रहता है। दिस रीजन दिस इज द रीजन वेयर स्पाइनल कॉर्ड अटैच टू द ब्रेन। यही रीजन है, ये जो मेड्यूला वाला रीजन है, यही रीजन है जहां से यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड हो गई और ये पूरा ब्रेन हो गया, ये दोनों क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। These medulla oblongata have मोथनर सेल्स। कैसी सेल्स होती है मेड्यूला ऑब्लोंगाटा में, मोथनर सेल्स होती हैं। ये सेल्स एस्केप बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे ही इन सेल्स को कोई भी प्रकार का स्टिमुलस मिलेगा, डेंजर सिग्नल्स जो उनके लिए, लैम्प्रेस के लिए डेंजर है, ये क्या कर देती है, टेल की फ्लिप एक्टिविटीज को स्टार्ट कर देती है। और यही सबसे पहला फेज होता है एस्केप रिस्पॉन्स का, क्योंकि जब उनमें कोई इस तरीके से अलग से स्ट्रक्चर्स तो है नहीं लोकोमोशन के लिए, तो जब आपके लैम्प्रेज ने मूव करना है तो सबसे पहले वो अपनी टेल को क्या करेंगे, फ्लिप करेंगे ना। तो ये जो टेल फ्लिप होने वाली एक्टिविटी है, ये मोथनर सेल्स ही क्या करती हैं, उनको स्टिमुलेट करती हैं, ठीक है। दिस हेल्प इन देम देयर सर्वाइवल, और यही इनके सर्वाइवल में इनका मदद करती है। Mothner neurons are found in some location in the brain stem and they always occur as a single pair. जो मॉथनर न्यूरॉन्स है वो हमेशा सेम लोकेशन में पाए जाते हैं ब्रेन स्टेम के उसमें, और हमेशा ये क्या होंगे, सिंगल पेयर में ये क्या होंगे, पाए जाएंगे। इसके अलावा एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगी, कोरॉइड प्लेक्सस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आपको ये अभी हमने पढ़ा था कि जो वेंट्रिकल्स होते हैं ब्रेन में, वेंट्रिकल्स क्या है, कैविटीज है ब्रेन के अंदर जो खाली स्पेस है, जिसमें कौन सा फ्लूइड है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। पढ़ा हमने कि वहां सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बनता है और स्टोर होता है, जो कि फर्दर प्रोटेक्शन करता है। लेकिन बन कैसे रहा है, तो वो यहाँ पे पता चल जाएगा। इट इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज लाइंड बाय स्पेशल सेल्स। कोरोइड प्लेक्सस क्या है, कैपिलरीज का नेटवर्क है जो कि स्पेशल सेल्स की वजह से बना हुआ है। इसका मेन फंक्शन है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को निकालना वेंट्रिकल्स में से विद द हेल्प ऑफ एपेंडाइमल सेल्स। मतलब वेंट्रिकल की जो लाइनिंग होती है वो जिन सेल से होती है वो होती है एपेंडाइमल सेल। इन सेल्स से आपका कोरोइड प्लेक्सस क्या करता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड निकलवाता है और वेंट्रिकल के अंदर वो फ्लूइड क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े लैम्प्रे के, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके अलावा हमने ब्रेन में पढ़ा कि प्रोजेंसेफ्लॉन में किस तरीके से मॉडिफिकेशन है या क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं। मेसेंसेफ्लॉन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है और रोम्बिनसेफ्लॉन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए। थैंक यू।